Okay, so welcome back to my this video lecture, and today in this lecture we will discuss the RNA isolation. Okay, RNA isolation भी सिमिलर है जैसे हमने DNA isolation की बात की थी. जनरल स्टेप्स वही रहेंगे, बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो RNA है ना वो जो है डिग्रेड कर सकता है उसको RNAs, जैसे हमने DNA की बात की थी. ठीक है, तो ये RNAs एक एंजाइम होता है जो किसको डिग्रेड करता है, हमारे RNA को. तो RNA इज डिग्रेडेड बाय दिस एंजाइम दैट इज नोन एज RNAs. अब हमारा जब RNA आइसोलेशन हम करते हैं तो RNA जो है वो बहुत वनरेबल रहता है कि वो डिग्रेड हो सकता है थ्रू दीज एंजाइम्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि RNAs जो होते हैं ये एक्सोजीनियसली भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये एंडोजीनियसली भी प्रेजेंट होते हैं विद इन दी सेल. ठीक है, इन अ सेल की बात करें तो हमारे जो ये वाले एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड कर रहे हैं, ये एक्सोजीनियसली भी प्रेजेंट है, एंडोजीनियसली मींस कि सेल के अंदर तो प्रेजेंट है ही, बट ये आउट ऑफ सेल्स जैसे जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें भी प्रेजेंट है. जैसे हम फिंगर टिप्स की बात करते हैं तो हमारे जो फिंगर्स हैं इनके टिप्स के ऊपर भी जो है ये वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जब भी हम आरएनए के आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है वो ग्लव्स पहन के रखते हैं ताकि हमारे जो आरएनए है वो डिग्रेड ना हो. क्योंकि जब भी हम प्रोसेस करने लगेंगे, आइसोलेशन करेंगे, तो हमारे हाथ से ही जो है वो आरएनए जो है एंजाइम डिग्रेड कर सकता है हमारे आरएनए को. आरएनए जो एंजाइम है वो आरएनए को डिग्रेड कर देगा तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. इसीलिए जब भी हम आइसोलेशन करते हैं हम हमेशा ग्लव्स पहन के रखते हैं और स्टीराइल कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो एंजाइम्स हैं इनसे हम अपने आरएनए को प्रोटेक्ट कर सकें जो कि हमें आइसोलेट करना है. ओके, तो ये एंडोजीनियसली भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सोजीनियसली एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे फिंगर स्टिक पे. ओके, तो इसीलिए ये पहला इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहता है इसमें जब भी हम आइसोलेशन की बात करते हैं. अब हम अपना आइसोलेशन पे आ जाते हैं कि आइसोलेशन के जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे जैसे डीएनए के लिए, उसी तरह से सबसे पहले हम आरएनए को सेल से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने ट्यूब में. तो किस तरह से हम सबसे पहले सेल लाइसिस करते हैं. ठीक है, सेल लाइसिस करते हैं. सेल लाइसिस करने के लिए हम लाइसोजाइम यूज करते थे, जैसे लाइसोजाइम हम यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट हम यूज करते हैं. ओके, तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमारा ट्यूब जो सेल जो है वो लाइस हो जाएंगे और एक्सट्रैक्ट मिलेगा हमें. उसमें हमें क्या मिलेगा? आरएनए हमें आइसोलेट करना है, प्लस हमें डीएनए और साथ में प्रोटीन्स की भी कंटैमिनेशन मिलेगी. क्योंकि हमें ये दो चीजें तो चाहिए नहीं, डीएनए भी हमें नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आरएनए को प्योरीफाई करना है, आरएनए को आइसोलेट करना है. तो हमें डीएनए और प्रोटीन को रिमूव करना है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने सेल को लाइज कर दिया, हमारे पास आरएनए डीएनए प्रोटीन्स जो है एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने डीएनए को डिग्रेड करना है थ्रू डीएनएजीज. तो हमने एंजाइम डाल दिए, डीएनएज एंजाइम, वो क्या करेगा? डीएनए को डिग्रेड कर देगा. ओके, डीएनए को डिग्रेड कर देगा. तो हमारे पास अब क्या है? हमारे पास रेस्ट ऑफ सोल्यूशन में आरएनए होगा और साथ में प्रोटीन्स होंगे. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं. हमारे पास क्या है? अब आरएनए है, साथ में हमारे पास प्रोटीन है. तो अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हमें प्रोटीन को रिमूव करना है. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे हम क्या डालते थे? फिनोल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, ये हम ऐड करते. तो मान लो ये हमारे पास ट्यूब है. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? अभी आरएनए प्रेजेंट है प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या डाल चुके हैं? लाइसोजाइम हमने ऐड कर दिए थे ताकि हमारा सेलाइज हो जाए, प्लस हमने डीएनए ऐड कर दिए डीएनए को डिग्रेड करने के लिए. अब हमारे पास आरएनए और प्रोटीन है. अब हमें प्रोटीन की कंटामिनेशन को रिमूव करना है. उसके लिए हमने इसमें क्या ऐड किया? फिनोल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर. ओके, फिनोल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर. बट यहाँ पे एक बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो यहाँ पे प्रोटीन्स है ना, इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है. तो हम डीप्रोटीनाइजेशन करते हैं थ्रू रिगरस मेथड. डीप्रोटीनाइजेशन करने के लिए ये तो हम ऐड करेंगे ही, साथ में हम एक और केमिकल ऐड करते हैं जिसका नाम है गुआनाडीनियम, गुआनाडीनियम, गुआनाडीनियम थायोसाइनेट, थायोसाइनेट. ओके, ये केमिकल हम ऐड करते हैं. अब इसका क्या रोल है?
ये एक तो हमारे जो आरएनएज जो एंजाइम है, ठीक है, ये हमें पता है कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो ये उनको इनहिबिट करके रखता है, इनहिबिटर होता है उनका, ठीक है। एक तो उनको ये मतलब आरएनएज एंजाइम को ये डिग्रेड कर देगा अगर वहां पे प्रेजेंट है। साथ में ये क्या करता है, प्रोटीन्स को भी डीनेचर करता है, प्रोटीन्स को भी डीनेचर कर देगा। तो इसके दो काम है यहाँ पे, एक तो ये आरएनएज को का इनहिबिटर है, साथ में ये प्रोटीन को भी डीनेचर करता है। फिनोल क्लोरोफॉर्म भी प्रोटीन को डीनेचर करता है, हमने ये देख रखा है। बट यहाँ पे हम प्रोटीन को डीप मीन्स हम प्रोटीन की डीनेचुरेशन करने के लिए रिग्रेस मेथड क्यों अपना रहे हैं, कि हम इसको क्यों ये ऐड करते हैं, ग्वानिडीनियम थाइयासाइनाइड को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारा आरएनए है ना, ये प्रोटीन्स के साथ टाइटली एसोसिएटेड रहता है, टाइटली एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, टाइटली एसोसिएटेड रहता है। टाइटली एसोसिएटेड क्यों रहता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपना राइबोसोमल आरएनए की बात करें, तो राइबोसोमल जो हमारा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं, राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए है, साथ में उसके साथ क्या है, आरएनए है जिसको हम आरआरएनए बोलेंगे, प्लस उसके साथ प्रोटीन्स हैं जो कि इसके साथ टाइटली बाउंड रहती हैं। तो ये क्या है, हम क्या बोलेंगे कि आरएनए हमें एक्सट्रैक्ट करना है, टाइटली बाउंड है प्रोटीन से, तो हमें रिग्रेस डीप्रोटोनाइजेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, ग्वानिडीनियम थाइयासाइनाइड, जबकि डीएनए की आइसोलेशन की केस में नहीं होता। डीएनए जो है वो इस तरह से टाइटली एसोसिएटेड नहीं है हमारा प्रोटीन से, जो जिस तरह से हमारा राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो टाइटली एसोसिएट रहता है प्रोटीन से, तो हमें रिग्रेस जो है वो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, ग्वानिडीनियम थाइयासाइनाइड। तो ये भी हमने फिनोल क्लोरोफॉर्म ऐड किया, प्लस इसमें क्या किया, ग्वानिडीनियम थाइयासाइनाइड भी ऐड किया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ग्वानिडीनियम थाइयासाइनाइड, ये भी ऐड कर दिया। अब क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है, आरएनए से भी प्रोटेक्ट रहेगा ताकि हमारा आरएनए डिग्रेड ना हो। साथ में हमारे पास, हमें पता है ट्यूब में इस तरह से 3 फेज बन जाएंगे, ठीक है। एक हमारा ये एक्वस फेज होगा जिसको हम एक्वस फेज बोलते हैं, ठीक है। साथ में हमारा मिडल जो है दैट इज इंटरफेस जिसको बोलते हैं, इंटरफेस, इसमें क्या है, और ये है हमारा ऑर्गेनिक फेज, ऑर्गेनिक फेज हमने ये डिस्कस किया हुआ था। एक्वस फेज में क्या रहता है, एक्वस फेज में हमारा आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। इंटरफेस में हमारे जो प्रोटीन्स कोगुलेट हो गए हैं वो प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक फेज में जैसे हमारा फिनॉल जो हमने ऐड किया होगा, जो, ठीक है, ऑर्गेनिक फेज में ये चीजें प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से 3 फेज बनेंगे। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने अभी प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आरएनए जो है वो एक अलग लेयर में सेपरेट आउट हो गया, जैसे एक्वस फेज में ये ऊपर सबसे प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक्वस जो फेज है, यहाँ पे मान लो ये एक्वस है, ये इंटरफेज है और ये ऑर्गेनिक फेज, तो यहाँ से इसको हम पिपेट आउट करेंगे सेकेंड ट्यूब में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्सट्रैक्ट में आरएनए आ गया, ठीक है, आरएनए आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें इथेनॉल ऐड कर देंगे, इथेनॉल ऐड करेंगे, एब्सोल्यूट इथेनॉल हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा हमारा आरएनए, ट्यूब के साथ इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आरएनए के। तो इथेनॉल ने क्या किया, इसको प्रेसिपिटेट आउट किया और फिर इसको बफर में हम रिडिजॉल्व कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। हम अपना रिडिजॉल्व करेंगे आरएनए को बाय एडिंग बफर, जो भी हम ऐड करेंगे बफर, जैसे ईडीटीए का बफर हमने ऐड किया तो उसको फिर हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में फर्दर एक्टिविटीज के लिए। और उसी तरह से जैसे हमने बात की थी, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर सकते हैं हम, ठीक है, आरएनए को फर्दर स्टडी कर सकते हैं थ्रू एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये था हमारा आरएनए आइसोलेशन, ठीक है, इजी था, इसके स्टेप्स भी सिमिलर हैं डीएनए आइसोलेशन के। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। हमने बात की राइबोसोमल आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ओके। तो हम जैसे ही हमने, ठीक है, सेल से हमने आरएनए को आइसोलेट करना है, तो आरएनए जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, एक हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, हम एमआरएनए की बात करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट टीआरएनए, ठीक है। तो हमारा जो आरएनए है ना, टोटल आरएनए की बात करें तो जो राइबोसोमल आरएनए का कंटेंट है, जो परसेंटेज होगी, अगर हम यूकैरियोट्स की भी बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करें तो जो राइबोसोमल आरएनए है ऑलमोस्ट 80%
जो है वो ऑक्यूपाई करता है टोटल आरएनए, जबकि हमारा टीआरएनए ऑलमोस्ट 15% प्रेजेंट होगा और एमआरएनए जो है हमारा 2 to 5% जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द सेल। ये परसेंटेज वेरी कर सकती है, सेल टू सेल डिपेंड करता है, ठीक है। बट एक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है राइबोसोमल आरएनए की सेल में। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें डिफरेंट आरएनए दे दिए जाएं, तो वहां से अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट जो आरएनए प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट जो आरएनए है, अबंडेंट आरएनए, ठीक है, जो प्रेजेंट है सेल में, दैट इज, उसका आंसर होगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए होगा। तो हमने बात की, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम आरएनए आइसोलेट, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक मेथड लगा रहे हैं कि हमारा एमआरएनए ही आइसोलेट, ऐसा तो नहीं है। एक्सेप्ट में एमआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, बट बहुत ज्यादा चांसेस क्या है, मेनली कौन सा मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है इसी की प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो चीज बहुत कम अमाउंट में है उसके उतने ही बहुत कम चांसेस हैं आइसोलेशन होने के, सबसे ज्यादा किसके हैं, राइबोसोमल आरएनए, तो ये हमें एक्सट्रैक्ट में मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि राइबोसोमल आरएनए जो है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। बाकी जो एमआरएनए और टीआरएनए की परसेंटेज है दैट इज वेरी वेरी लो, और उनका जो परसेंटेज है बहुत कम होता है सेल में, ठीक है। तो ये बात की हमने कि कौन सा आरएनए जो है मोस्ट अबंडेंट है। एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एब्जॉर्बेंस दी हो हमारी 260 नैनोमीटर के ऊपर, अगर हमारे पास 1 यूनिट आती है तो इट मींस कि वहां पे हमें अगर पूछ लिया जाए कि कंसंट्रेशन बताओ आरएनए के सैंपल में कितनी है, जब उसकी एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर जो है वो 1 यूनिट है, तो उसका कंसंट्रेशन हम बता सकते हैं। तो आरएनए का कितना कंसंट्रेशन है वहां पे, 40 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट देयर इन द सैंपल। तो इसी तरह से अगर हमें 2 यूनिट्स एब्जॉर्बेंस मिलती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है आरएनए का। तो ये सारा हमने जो है डिस्कस किया। फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।